ओके जी, क्वेश्चन है एग्जांपल 6। पहले मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को सामने, मेरे सामने आप भी बुक ओपन कर लीजिएगा। लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करें हु इज द लेसर, हु इज द लेसी। लेसर कौन है इसमें और लेसी कौन है? जी, एनी स्टूडेंट मेरा साथ दिया करो ना यार। और खान लिमिटेड लेसर है और लसानी लिमिटेड लेसी। ठीक है, लासानी लिमिटेड जो है वो आपका लेसी है और खान लिमिटेड लेसर है। ठीक है, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब टर्म ऑफ एग्रीमेंट में कुछ डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है 500,000, मार्कअप है 25%, आईडीसी पेड बाय खान लिमिटेड। अब खान लिमिटेड इज अ लेसर, ये लेसर ने पे की है 100,000। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म 100,000, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ गई। फर्दर इंफॉर्मेशन, लासानी लिमिटेड reimburse 60% of the IDC to lesser। लासानी लिमिटेड ने लेसर को 60% अमाउंट जो है रीइंबर्स की। ठीक है, अब जरा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं ये कहता हूं कि लासानी ने, लेसी ने 60% अमाउंट लेसर को दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100,000 की जो ऊपर अमाउंट पहले लेसर ने पे की थी, उसमें से अब 40% लेसर ने पे की है और 60% लेसी ने पे की है। ये बात मेरी समझ आई? ठीक है ना? देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेसर ने 100,000 की पेमेंट की, 60% लेसी ने रीइंबर्स कर दिया, यानी उसको दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% बर्डन जो है वो लेसी पर है और 40% लेसर पर है। उसके बाद गारंटीड एंड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 20 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली गिवन है। Incremental borrowing rate of Lasani was 10%. Khan Limited desired required rate of return 15%, which is presumed to be known by Lasani Limited. इसको हम नाम देंगे rate implicit in lease. Cost of capital of Lasani was 12%. इसमें तीन रेट दिए हुए हैं, राइट? और लीज टर्म 5 years है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको कहा था जो मिस्टेक है वो मैं अब भी बता देता हूं आपको, अभी स्टिल मिस्टेक है। देखो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट आपको 10% दिया हुआ है, आपको RIL जो है यानी रेट इम्प्लिसिट रिलीज 15% दिया है। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि, क्योंकि तीसरा रेट को छोड़ दो, अभी इन दो की बात करो। मुझे बताओ कि लीज में मैं 10% यूज करूं या 15%? 15%। गुड, जो कि उसने किया हुआ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी चूंकि आपने IAS 37 नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, ये यूज होता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को निकालने के लिए। जबकि इसने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो कैलकुलेट की हुई है वो आपकी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पे है। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये नहीं करना आपने। इसको आपने 12% पे कैलकुलेट करना, उसने 10% पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आंसर हमारा डिफरेंट होगा, बाकी सारा सही है। ठीक है, उसके बाद लीज टर्म है 5 year। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर मसला ये है कि रेंटल नहीं दिया हुआ, रेंटल निकालना है मैंने। अच्छा, अब रेंटल के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, पहले जरा समझना जरूरी है कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगा इसको। देखो ये होता है ना हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R स्मॉल r रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अच्छा, ये रेट इम्प्लिसिट इन लीज हमारा डिसाइड हो चुका है कि हमने लेना है कितने परसेंट। थोड़ा सा एनलार्ज कर दो इसको जी, ये दिया हुआ है जी 15%, दैट इज 15%। और एंड जो है वो भी हमें दिया हुआ है, लीज पीरियड जो है वो एंड पे लिखा हुआ है 5 years, वो भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू आर तो हमने फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन नहीं है। यहां पर सबसे मेन मसला जो है वो यहां पर आता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?
अच्छा, अब मुझे पहली चीज तो ये बताए कि आपने जो प्रेजेंट वैल्यू है या रेंटल निकालना है वो बेशक लेसी की अकाउंटिंग में यूज करना है, लेकिन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे? जनरल क्वेश्चन है, मैं लीज की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल क्वेश्चन कह रहा हूं कि जो रेंटल कैलकुलेशन करेगा वो लेसर करेगा लेसी करेगा? लेसर करेगा सर। जी अब्दुल्ला, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर लेसर करेगा, लेसर। लेसर करेगा, बिल्कुल सही। देखो वेरी सिंपल, जो एग्रीमेंट, देखो मैं अगर लेसर हूं, मैं एग्रीमेंट बना रहा हूं तो मैं ही करूंगा ना कैलकुलेट, तो इसलिए कैलकुलेशन जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैलकुलेट करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि आप कहोगे जी लेसर और लेसी में फर्क क्या है, बिल्कुल, लेकिन आपको याद है कल मैंने आपको पढ़ाया था गारंटीड और अनगारंटीड यहां दोनों दी हुई हैं, ठीक है? तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जरा माइंड में रखना है। देखें लेसर क्या करेगा, लीज पे दे रहा है, अब लीज पे दे रहा है तो उससे लेसी से क्या चीज रिकवर करेगा, वो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। देखो नंबर वन अगर मैं बात करूं तो उसने लिखा है पहली लाइन में लासानी लिमिटेड रीइंबर्स सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ द सम इज कॉस्ट प्लस मार्कअप। एक तो जो फेयर वैल्यू एसेट है वो उससे लेगा, तो फेयर वैल्यू के लिए उसने लिखा है कॉस्ट प्लस मार्कअप। तो जरा आइएगा इसकी कैलकुलेशन में, ये कॉस्ट कितनी है हमारे पास 500,000 और मार्कअप ऐड होगा, मार्कअप कितने परसेंट दिया हुआ है उसने 25%, तो 500,000 का 25% जरा कैलकुलेट कीजिएगा 125, ठीक है जी। अब आगे चलिए, आईडीसी, आईडीसी टोटल 100,000 है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये कैलकुलेशन या रेंटल जो है ये कैलकुलेशन कौन करेगा, लेसर या लेसी? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, लेसर करेगा। तो लेसर ने कितना आईडीसी पे किया मुझे बताओ? 40%। 40%, क्योंकि 60% रीइंबर्स हो गया, पे 100% किया था। मतलब मैं इस तरह समझाता हूं, मैंने 100,000 पे कर दिया और फिर 60,000 उसने मुझे दे दिया, तो मेरे ऊपर जो बर्डन है वो तो 40% रहा ना। तो लिहाजा जो आईटीसी है वो भी मैंने रिकवर करनी है इसी लीज में से 40,000, ये भी मेरा एक्सपेंस है, इसका बर्डन अल्टीमेटली तो मैं रिकवर ही करूंगा ना। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा जो भी एक्सपेंस आएगा तो वो मैं आगे से ही रिकवर करूंगा ना, तो ये भी समझ लो, ये भी आपने रिकवर करना है, ठीक है? अच्छा अब देखें इस लीज के अंदर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है। जहां पर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आती है, ये याद रखना है, जो एसेट है 5 साल के बाद वो वापस आएगा लेसर के पास। जब लेसर के पास वापस आएगा तो लेसर को कितनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी एज पर क्वेश्चन? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20,000 ये लेसर को मिलेगी, 30,000 अमाउंट जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है ये भी लेसर को मिलेगी। तो लिहाजा जो अमाउंट लेसर रिकवर कर रहेगा एंड पे वो लीज में से माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर लिखोगे, इसको हम रेजिडुअल वैल्यूज लिखूंगा वर्ड, इसमें दोनों शामिल होती हैं रेजिडुअल वैल्यूज, लेकिन वो रेजिडुअल वैल्यू जो दी हुई है 20,000 और 30,000, ये 50,000 तो फ्यूचर की हैं, मुझे आज की डेट में कैलकुलेशन करनी है, चूंकि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो 50,000 इनटू, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, 15% रेज टू पावर -5, क्योंकि 5 साल के बाद ये अमाउंट मुझे मिलेगी। जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कीजिएगा कितनी अमाउंट आ रही है। Two four eight five eight 24,850 58 sir 58। 58 अच्छा ये जो अमाउंट है ये रिकवर हो जाएगी, ये माइनस करनी है। अब इसको फाइनली टोटल करो, तो टोटल कितना बनता है इसका? six four zero one four two 640,142।
दिस इज नॉन एज प्रेजेंट वैल्यू। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था इसको प्रेजेंट वैल्यू लूंगा। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा रेंटल को। तो मुझे रेंटल पहले कैलकुलेट करना है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी, यहीं पे कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आई है 640142 इज इक्वल टू आर। रेंटल है हमारा, फाइंड करना है मैंने, आर कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.15। अब इसकी जरा कैलकुलेशन करके मुझे आर की वैल्यू जरा बता दीजिएगा, सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेप में करके। जी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लेते सर 190973 190973 एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये रेसिडुअल वैल्यू के लिए सर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये वाला नहीं सर, इससे ऊपर जो आपने रेसिडुअल वैल्यू, इससे ऊपर से जो सर रेसिडुअल वैल्यू निकाली है, इससे ऊपर ये जी ये वाला सर। सिंपल सिंगल अमाउंट है ना, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये जो 50,000 की अमाउंट है दिस इज फ्यूचर वैल्यू। सर ये प्लस नहीं होना चाहिए था बीच में? क्या चीज? सर ये फॉर्मूला जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ इसमें 50,000 प्लस 1.15 नहीं होना चाहिए था? ओहो, आपको यार क्यूएमएस भूल गई है। फ्यूचर वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। तो वही किया मैंने, गौर से देखो। ओके ठीक ठीक हो गया सर। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होगा ना यार, ये प्लस होगा, ये तो मैंने किया प्लस, ये देखो। ओके सर ओके। क्योंकि हम जिस लेवल पे अब आ जाते हैं ना FR2 लेवल पे, तो ये चीजें हम मतलब वो एक एक चीज नहीं लिखते, उसको एक ही स्टेप में कर देते हैं। एग्रीड? यस सर। ओके अच्छा, अब ये 190973 की अमाउंट आई, ठीक है। ये राउंडिंग में ऊपर नीचे हो सकती है, 5-10 रुपए का कोई मसला नहीं है। जो भी आपने कैलकुलेट किया मैं इसके मुताबिक अब ले रहा हूं। ये पहली चीज कैलकुलेट हो गई जो बहुत जरूरी है क्वेश्चन में, रेंटल। अच्छा अब आइएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। इसने रिक्वायरमेंट देख लो नीचे क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लासानी लिमिटेड। अच्छा सिर्फ एक एंट्री मांगी हुई है उसने, एट द डेट ऑफ लीज। लेकिन एंट्री से भी पहले मुझे चाहिए क्या, दो, आपको याद होगा दो कैलकुलेशन करनी। प्रेजेंट वैल्यू तो निकल आई, उसके बाद स्केड्यूल बनाना है और राइट ऑफ यूज एसेट भी यहां निकालना पड़ेगा क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज एसेट की कैलकुलेशन करो। अच्छा जरा वो स्टैंडर्ड की वर्डिंग जो मैंने लिखवाई थी आपको क्लास में, उसको रिकॉल करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? नंबर 1, एनी अमाउंट पेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लीज। अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ लीज से पहले या उस डेट को कोई पेमेंट की है वो भी शामिल होगी। वो कोई हमें क्वेश्चन में ऐसी पेमेंट नजर नहीं आ रही, ठीक है जी, वो नहीं आएगी। नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की है उसको एज इट इज यहां ले आओ। प्रेजेंट वैल्यू है 640142। नंबर 3 हमने पढ़ा था आईडीसी पेड बाय द लेसी। अब ये लेसी अकाउंटिंग में आ गया हूं। यहां आईडीसी कितना पे किया उसने? 60,000, ठीक है, जो लेसी ने पे किया है। उसके बाद नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी है जी? डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म 100,000।
अब 100,000 को जब मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, यहां पर प्रॉब्लम है, इसने रेट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज किया है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू यूज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, बिकॉज आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कंपनी को जो कंपनी में पैसा लगाया हुआ है आपने, उस पर हमारी कॉस्ट क्या है, तो कम से कम कंपनी ने उतनी रिकवर करनी होती है, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाएंगे 1.12 रेज टू पावर -5। यहां से मेरा आंसर आपकी बुक से थोड़ा डिफर जरूर करेगा, लेकिन आपने 12% पे कैलकुलेट करूंगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या अमाउंट आई। $100,000 to 1.12 raised to power -5. 56742. 56744. Sir, 42. 42. Yes, sir. ओके, अब इसको ऐड कर लो। दिस इज राइट ऑफ यूज एसेट। Seven five six double 884. अच्छा, अब आता हूं तीसरी चीज, स्केड्यूल। फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, स्केड्यूल बनाना है। अब स्केड्यूल जो है वो किस साल का मांग रहा है, पूरा नहीं बनाना हमने, पहले साल के एंड पे, तो 2 साल का बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला साल हमें चाहिए करंट और नॉन करंट के लिए। तो अब जरा स्केड्यूल की तरफ आइएगा। यहां पर ईयर ले लेते हैं, क्योंकि डेट नहीं दी हुई तो ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर लीज लाइबिलिटी का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, जब पहला साल लेते हैं, लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 640,142 है, दिस वन। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 15%, इसका 15% लीजिएगा। Nine six zero two one. 21। Yes, sir. ओके, और रेंटल जो आप पे करोगे, वो अमाउंट पहले साल के एंड पे रेंटल पे करना है, वो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया है 190,973। उसके बाद मेरा लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब आप जरा इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस कीजिएगा, Five four five 190. 190। अब सेकेंड ईयर में आते हैं, यही लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 545,190। फाइनेंस कॉस्ट अब आप इसका 15% कैलकुलेट कीजिएगा 545,190 का, 81778। 778। रेंटल सेम होगा 190,973। अब इसको प्लस माइनस करें तो क्या वैल्यू आएगी, 435995. 995. 995। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये अब आइएगा जर्नल एंट्री की तरफ, जो उसने रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसने कहा है जी कि रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लासानी लिमिटेड। लेस्री की बुक में उसने जर्नल एंट्री मांगी है, इनिशियल एंट्री। तो इनिशियली हमने पढ़ा था कि राइट ऑफ यूज एसेट रिकग्नाइज होगा। राइट ऑफ यूज एसेट कितना रिकग्नाइज होगा, ये अभी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसका रेफरेंस दे दीजिएगा। ये खैर मैंने उस तरह प्रॉपर क्वेश्चन नहीं किया हुआ, रेफरेंसेस लगा के आप खुद करोगे। ये डेबिट किया, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होगा, लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट होगी लेसी एज अ लेसी 640,142
इसके अलावा जो आईडीसी मैंने पे की है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट होगा। आईडीसी पे की है लेसी ने 60,000। इसके अलावा जो इसके अंदर फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड है, तो यहां पर लूंगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। या डिसमेंटलिंग भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और प्रोविजन हमने कितनी क्रिएट की? 56,742। अब इसको ऐड कर लें, और ऐड क्यों कर रहा हूं, इनको ऐड करोगे इसके इक्वल आ जाएगा, ये हुआ है, ये ऑलरेडी एडिड है। ठीक है, अब इसका एक्सट्रैक्ट की तरफ आए। एक्सट्रैक्ट में बना देता हूं इसका एसओसीआई का पहले साल का उसने रिक्वायर किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट एसओसीआई फर्स्ट ईयर। तो बताइए सबसे पहली चीज यहां कौन सी आनी चाहिए? एसओसीआई में क्या क्या आएगा? सर फाइनेंस कॉस्ट आएगी। ठीक हो गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब जरा क्लियरली लिखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी। ऑन लीज कितनी अमाउंट है? कौन सी अमाउंट लूं, 896 वाली या 81 वाली? तो 9602। ठीक है, 96021। दूसरी चीज आएगी डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट। अब राइट ऑफ यूज एसेट जो मेरे पास आ रहा है बुक्स में वो 756884 है, और इसका जो लीज टर्म है, क्योंकि यहाँ यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई तो हम इक्वल टू लीज टर्म लेते हैं, 5 ईयर्स है। इसको 5 पे डिवाइड कर दो, 15 कितना आएगा? 151377। अच्छा, अब तीसरी चीज ध्यान में रखें, ये जो प्रोविजन है ये वैसे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में IAS 37, अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करते हो फिर इसकी अनबाउंडिंग होती है। अनबाउंडिंग, अब देखो हमारी लाइबिलिटी इस वक्त शो हो रही है 56,000, लेकिन मैंने पे कितनी करनी है, यानी अगर देखें तो फ्यूचर में डिसमेंटलिंग कॉस्ट 100,000 है मेरी, 100,000 मैंने पे करना है, तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं अनबाउंडिंग। और अनबाउंडिंग भी फाइनेंस कॉस्ट होती है, लेकिन इसको जरा क्लियरली लिखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट के साथ अब ब्रैकेट में लिखें अनबाउंडिंग। अब अनबाउंडिंग का तरीका क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 56,742, इसको उतने परसेंट ले लो जितने परसेंट पे डिस्काउंट किया था। तो 12% में हमने डिस्काउंट किया था, इसका 12% लीजिएगा। 56,742 का 12% कितनी अमाउंट आएगी? 6809। 6809। सर इसको रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आई। जी, जितनी भी बेसिकली हमारी प्रोविजन क्रिएट होती है ना, ये प्रोविजन आज की डेट की है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, ताकि 5 साल के बाद ये एग्जैक्टली 100,000 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब चूंकि जब मैंने लाइबिलिटी रिकग्नाइज की थी 56,742 की, ये ईयर स्टार्ट पे थी, जिसको ईयर 0 कह लो। जैसे साल खत्म हुआ, अब 1 साल गुजर चुका है, 4 साल रह गए हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट में, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनवाउंडिंग। जब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं उसको कहते हैं वाउंड करना, वाउंडिंग, और ये अनवाउंडिंग हो रही है। जब भी हम अनवाउंडिंग करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, उसके केस डेबिट होगी फाइनेंस कॉस्ट। तो ये प्रोसेस होता है उसका फाइनेंस कॉस्ट का। अब अगले साल भी देख लो, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, अगले साल इतनी अमाउंट नहीं होगी। अब देखो, अब लाइबिलिटी मेरी कितनी हो चुकी है 56,742 प्लस 6809। ठीक है, इन दोनों का प्लस करके फिर उसका 12% लूंगा अगले साल, यानी जो लाइबिलिटी का बैलेंस है उस पर आपने परसेंटेज निकालनी होगी। ओके,
ओके सर। अब आइएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOFP ईयर 1 के एंड पर एज एट। जब एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो सबसे पहले हम वही लेते हैं एसेट साइड। नॉन करंट एसेट में राइट ऑफ यूज एसेट। अब राइट ऑफ यूज एसेट कितना आएगा? यकीनी बात है हमने रिकग्नाइज किया था 756,884 माइनस जो डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की है 151,377, तो ये बन जाएगा 605,507। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी हमारी। लीज लाइबिलिटी कितनी शो करेगी जी? लीज लाइबिलिटी नॉन करंट में स्केड्यूल आपके सामने है, बोलिए कौन सी अमाउंट लूं? फोर थ्री फाइव डबल नाइन फाइव सर 435,995। ठीक है, 435,995 करंट। अच्छा, अब इसमें एक नॉन करंट लाइबिलिटी में एक और लाइबिलिटी भी आएगी, दैट इज प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये भी लाइबिलिटी है और ये भी लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस साल के एंड पर मजीद 4 ईयर के बाद पे करनी है। लेकिन ये लाइबिलिटी कितनी आएगी? देखो, इनिशियली आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी 56,742 प्लस इसमें जो फाइनेंस कॉस्ट आई है वो 6,809। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63,551, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगी। फिर करंट लाइबिलिटी में ऑब्वियसली करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी, ये पोर्शन कैसे, कितनी अमाउंट आएगी, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो रेंटल आप पे कर रहे होगे अगले साल दिस अमाउंट, इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दोगे। ये मैं शो भी कर देता हूं, 190,973 माइनस 81,778, तो ये आ जाएगा 109,195 शायद। ये सर यही है। ठीक है जी, अब डिस्क्लोजर वगैरह बना लेना, इसका तो कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये क्वेश्चन था सर, ये जो हमने एंट्रीज पास की हैं सर, इसमें एंड ऑफ ईयर में सर फाइनेंस कॉस्ट की और पेमेंट की नहीं एंट्री पास करनी चाहिए हमें? कौन सी पेमेंट की? सर ये जो ईयर एंड पर जो सर पेमेंट हमने जो शेड्यूल से सर जो हम पेमेंट जी, 119 जो पे की है 973 जी, बिल्कुल हुई है ना एंट्री उसकी। सर इसी एक एंट्री में? नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट एक एंट्री की है ना, आप पढ़ो तो सही। जनरल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लासानी लिमिटेड एट द डेट ऑफ लीज। एंट्रीज तो सारी हुई हैं, डिस्क्लोजर तभी तो बना है। सर क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ ईयर 1। अल्लाह के बंदे पूरी लाइन गौर से पढ़ो। जनरल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लासानी लिमिटेड, और जो आप ईयर एंड की बात कर रहे हो वो एक्सट्रैक्ट के बारे में कह रहे हैं। ओके सर, ओके। ठीक है, एंट्रीज ऐसा नहीं है कि एंट्रीज नहीं हुई, एंट्रीज सारी हुई होंगी इसके अंदर, ईयर एंड वाली भी हुई है। लेकिन ठीक हमने ठीक। ये, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एग्जामिनर यही काम करता है। एग्जामिनर आपसे सारा क्वेश्चन नहीं मांगेगा, दरमियान से कहेगा ये एंट्री पास कर दो, ठीक है। लेकिन डिस्क्लोजर जब आपने बनाना है तो ऑलवेज अज्यूम कि सारी एंट्रीज उसमें पास हो चुकी हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ले जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और लास्ट एरिया है लीज का, उसके बाद तकरीबन लीज खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, एंड दैट इज मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। देखो, एक आम लेसर और डीलर लेसर में फर्क क्या है, जरा देखते हैं। ये अरेज कर दूं, नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने? यस सर।
देखिए लेसर का काम क्या है और डीलर लेसर, इन दोनों में फर्क जरा मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूं। लेसर या लीजिंग कंपनी जो होती हैं वो अपने पास एसेट बाय करके नहीं रखती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई लेसी जो है वो राब्ता करता है लेसर से कि आई वांट टू लीज दिस मशीन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मशीन उसके पास मौजूद होगी, आंसर इज नो, लेकिन वो तब भी लीज करेगा, तब भी वो लीज करेगा, वो उसको बाय करके देगा। ठीक है, लेसर नॉर्मली बाय करता है और बाय करने के बाद देन लीज कर देता है, बस सिंपल, बाय करता है और लीज कर देता है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूं कि लेसर यानी लेसर का जो स्टॉक है नॉर्मल लेसर का वो नील होगा, कोई स्टॉक नहीं, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे से बाय करेगा और साथ साथ लीज पे देता जाएगा। ठीक है, लेकिन डीलर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर ये दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो भी देख लेते हैं। डीलर लेसर क्या है, ये आजकल तो बहुत ज्यादा है ये वाला डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर प्रैक्टिकली भी। डीलर वो पर्सन है जो कंपनी से गुड्स बाय करता है, वो जो भी जिस चीज की डीलरशिप उसने ली है वो बाय करता है, बाकायदा स्टॉक मेंटेन कर। अच्छा, अब उसकी इंटेंशन बाय में लीज नहीं है, वो बाय करता है और सेल भी करता है, हाँ इसके साथ साथ वो लीज भी कर रहा है। ठीक है, यानी वो बाय भी करता है, बाय करने के बाद सेल करता है और लीज पे भी देता है, यानी ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं अगर ये कहता हूं ये बाय कर रहा है, बाय के बाद ये सेल भी करेगा कुछ कस्टमर्स को और कुछ कस्टमर्स को लीज पर भी देगा, और यकीनन इसका स्टॉक जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। अब जो मैन्युफैक्चरर लेसर क्या है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो खुद लीज कर रही है। मैं दोनों की प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने सिंगर का शोरूम देखे होंगे, ये सदर में भी है हमारे यहां पर सिंगर। अब सिंगर बेसिकली डीलर है, ये बाय करते हैं और आप जाएंगे तो कैश पे भी आप ले सकते हैं इनसे, लेकिन आप कहते हैं ये मैंने लीज करवाना है तो आपको लीज पे भी दे देंगे, यानी इसको हम कहते हैं डीलर लेसर। मैन्युफैक्चरर लेसर की बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपको BMW की देता हूं। BMW ग्रुप जो है इनकी एक बड़ी फेमस ब्रांड भी है, BMW कंपनी नेम भी है, BMW ब्रांड नेम भी है कार में, लग्जरी कार में। तो BMW जो है वो सेल भी करती है कार्स और अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ये लीज पर भी देती है। सो दिस इज मैन्युफैक्चरर लेसर। ठीक है, तो ये सिर्फ टर्म मुख्तलिफ है लेकिन बाकी मैकेनिज्म सेम है, यानी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिर्फ बाय की जगह वर्ड डीलर के लिए वर्ड बाय आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोड्यूस आ जाएगा, फर्क तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये बाय और प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू सेल एंड लीज, ऑल्सो दे होल्ड द स्टॉक, ये बेसिक फर्क है। अब यकीनी बात है इसके अंदर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पहली चीज तो ज़हन में रखें कि हमने इससे पहले एक चीज पढ़ चुके हैं, रेट इंप्लिसिट इन लीज। हम चाहे लेसी अकाउंटिंग हो, लेसर अकाउंटिंग हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, रेट इंप्लिसिट इन लीज, ये बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन इन केस ऑफ डीलर लेसर, जहां डीलर लेसर का केस आ गया, आपने रेट इंप्लिसिट की भी बजाय प्रेफरेंस किसको देनी है, मार्केट रेट को, नॉट रेट इंप्लिसिट इन द लीज। उसकी एक लॉजिक है, वो भी स्टैंडर्ड के एक पैराग्राफ में उसने मेंशन की है। वो ये कहता है कि सम टाइम डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को बाय कोटिंग अ आर्टिफिशियल लोअर रेट, यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लीज के अंदर आर्टिफिशियल लो रेट वो शो करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रॉफिट है वो ओवरस्टेट कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं जरा देखिएगा। देखिए, एक डीलर है, वो एक बाय करता है प्रोडक्ट, कोई भी चीज बाय करता है, यकीनन वो जो बाय करेगा वो उसकी कॉस्ट होगी, वो 60,000 रुपीज में बाय करता है। ठीक है, नॉर्मली वो सेल कितने में करता है,
वो सेल करता है जी 70,000 में। अब अगर कोई पर्सन लीज पर लेने आता है, 3 ईयर लीज है, 4 ईयर, वट एवर, आप कोई भी एक साल हम माइंड में रख लेते हैं, सपोज 3 ईयर्स लीज है। अगर 3 ईयर्स लीज पर कोई पर्सन आता है तो बताइए कि वो प्रॉफिट जो है, जो इंटरेस्ट है, वो किस अमाउंट पे लगाएगा, 60,000 पे या 70,000 पे? आप बताइए स्टूडेंट्स। सर 70,000 पे। यस एग्रीड, वो 70 पे लगाएगा। तो ये नहीं बात है, 3 साल में जो पेमेंट लेगा, जो उसने रिसीव करनी है, जिसको GIL कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिलीज, वो ये नहीं बात है ज्यादा होगी, अज्यूम करते हैं वो 90,000 पे। यानी वो आपको ये कहते हैं जी कि अभी लेनी है तो 70,000 पे कर दें, अगर आपने 3 साल की लीज में लेनी है तो इंस्टॉलमेंट में लेनी है तो मैं आपको 90,000 में दूंगा, और उसके पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है, लेट्स अज्यूम कि ये 15% पे है। अब होता क्या है, देखो, जो भी पर्सन बाय करने के लिए आ रहा है आपसे बाय करने के लिए आ रहा है, क्या उसको पता है कि वो ये खरीदी कितने में हुई है? आंसर इज नो। मैं फिर ये बड़ी अहम बात करने लगा हूं, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं सेल प्राइस तो लोगों को बताऊंगा, यानी ये पब्लिकली मैं बताऊंगा कि मैं इतने में सेल कर रहा हूं, मैं ये पब्लिक को बताऊंगा कि मैं 90,000 में लीज पे दूंगा, लेकिन क्या मैं ये बताऊंगा कि मैंने खरीदी कितने में? आंसर इज नो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब स्टैंडर्ड वो एक पैराग्राफ में ये लिखता है कि सम टाइम वो डीलर लेसर आर्टिफिशियल लो रेट कोट करता है, यानी वो कहता है जी मैं 15% मार्केट रेट, मतलब मार्केट में लोग रेट लगाते हैं, मैं 12% पे आपको लीज पे दे रहा हूं, 12% पे। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वो कैलकुलेशन तो आपने ये तो कॉस्ट नहीं बताई होगी, क्योंकि यहां से यहां आते हैं, यहां से यहां पे आते हैं, आपने नहीं बताया, आप उसको बता अब भी 90,000 ही रहे हो, लेकिन ये बता रहे हो कि मैंने 12% पे कैलकुलेशन की है। अब अगर मैं इसको 12% पे कैलकुलेट करूं तो बताइए कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूं, ये 15% पे प्रेजेंट वैल्यू 70 आ रही है, तो अगर 12% रेट लगाता हूं तो बताओ कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये इससे ज्यादा आएगी या कम आएगी? 70,000 रुपीज से ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी, यानी सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं 74,000 आती है। ये मैं कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा, वैसे एक फिक्टिशियस अमाउंट लिख रहा हूं एक पॉइंट समझाने के लिए। ठीक है, तो बाजार तो हो गई डील, उसने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन देखो मैनिपुलेशन कैसे कर रहा है, आइएगा ओरिजिनल डील में। ओरिजिनल, अगर कोई पर्सन लीज पे लेता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30,000। जी, ये पॉइंट ध्यान से देखना है आपने, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 30,000। इस प्रॉफिट में 2 प्रॉफिट शामिल है। कौन सा? एक सेलिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्रॉफिट कितना है? 60 और 70 का डिफरेंस, और 20,000 कितना है? 20,000 को मैं इंटरेस्ट कह सकता हूं, यस सर। और ये जो 20,000 का जो इंटरेस्ट है, ये 1 साल का प्रॉफिट नहीं है उसका, 3 साल का प्रॉफिट है। यानी आज उसने जो प्रॉफिट शो करना है, जिस दिन लीज पे देगा तो आज आपकी बुक में 10,000 का प्रॉफिट शो हो रहा होगा। यहां पे आइएगा, यहां पे क्या किया उसने, कॉस्ट 60 है, सेल कितनी रिकॉर्ड करेगा? 74, कितना प्रॉफिट बन गया उसका? 16,000, हालांकि ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो वो स्टैंडर्ड की वर्डिंग क्या कह रही है? सम टाइम डीलर लेसर और मैन्युफैक्चरर लेसर quote artificial low rate in order to attract the customer and in order to manipulate the accounts. अब अकाउंट्स को मैनिपुलेट कैसे किया? प्रॉफिट बनता है 10,000, लेकिन उसने ओवर स्टेट कर दिया और 16 रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इस वजह से स्टैंडर्ड ये कहता है, अब ये रेट इम्प्लिसिट इन लीज है, स्टैंडर्ड ये कहता है जब भी डीलर और मैन्युफैक्चरर केस आए, डीलर या मैन्युफैक्चरर, वी विल नॉट यूज द rate implicit in lease, we will use always the market rate। हम हमेशा मार्केट रेट को प्रेफर करेंगे और मार्केट रेट को ही हम यूज करेंगे। ये पहला पॉइंट है जो बड़ा अहम है। ओके,
जिस वक्त अब डीलर लेसर है, डीलर लेसर इनिशियली एक एंट्री पास नहीं करेगा, इनिशियल 2 एंट्री पास करेगा। कौन कौन सी? यकीनी बात है, जब उस इनिशियल एंट्री ये वाली है, दिस वन जो सेल कर रहा है, ये तो लीज पे रहा है, लेकिन सेलिंग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है। सेलिंग प्रॉफिट के लिए उसने 2 चीजें शो करनी है। नंबर 1, ये रिकॉग्नाइज करेगा सेल, कितनी वैल्यू से सेल रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन क्या देता है, वो कहता है कि लोअर ऑफ sales shall be recognized at lower of number 1 fair value, जिसको नॉर्मल सेल प्राइस कहेंगे 70,000 नॉर्मल सेल प्राइस, और नंबर 2 प्रेजेंट वैल्यू of लीज पेमेंट्स, यानी जितनी पेमेंट्स आपने रिसीव करनी है उसको अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लूं, जो अमाउंट आएगी उनमें से जो लोअर होगी मैं लूंगा। अब जरा यहां पर आइएगा, इसी केस में जो मैं समझा रहा हूं, इस रूल ने ये मसला ही हल कर दिया। अगर मैं इसको 12% पे कैलकुलेट करता हूं और प्रेजेंट वैल्यू 74,000 आती है, तो नॉर्मल सेल प्राइस कितनी है 70, तो द लीज सेल शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ दिस वैल्यू, ताकि आपकी सेल ओवर स्टेट ना हो सके। कोई भी पर्सन हाई रेट तो शो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी नहीं, उससे तो कस्टमर लॉस्ट होगा, वो हमेशा लो रेट को वो शो करेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज आ गई। नंबर 2 इनिशियली रिकॉग्नाइज करेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज होगी? इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में खरीदा है, लेस present value of unguaranteed residual value. This is a very important, unguaranteed residual value. अच्छा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्यों माइनस हो रही है कॉस्ट में से? ठीक है, इसलिए माइनस हो रही है कि कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मली हम कहते क्या है कि जो गुड सेल की है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो जब मैं सेल कर रहा हूं और उसके 5 साल के लिए लीज पर दे रहा हूं, उसके बाद एसेट दोबारा जब मेरे पास वापस आएगा तो मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी, इसलिए हम उसको इसमें से माइनस करते हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जब लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। अब इसकी एंट्री क्या होती है नॉर्मल? अगर मैं सेपरेट एंट्री करूं, सेल्स की एंट्री क्या होगी? अकाउंट्स लीज रिसीवेबल डेबिट या एनआईएल डेबिट। क्योंकि हम लीज की एंट्री कर रहे हैं तो एनआईएल भी डेबिट कर सकते हो या लीज रिसीवेबल भी डेबिट कर सकते हो, एनआईएल डेबिट, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट होगी सेल्स। ये जर्नल एंट्री है जब मैं सेल्स रिकॉग्नाइज करूंगा। लेकिन जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉग्नाइज करूंगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये वही एंट्री है जो नॉर्मल पढ़ चुके हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, जिस क्वेश्चन के अंदर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाए, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ जाए तो जरा इस एंट्री से ज्यादा आसानी से समझ आएगी, मैं यहीं से समझाता हूं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने लिखी है, ये कॉस्ट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, और इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। तो मैं अगर आपको इस तरह कहूं कि इफ
अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। जब भी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी होगी फिर आपने इसकी सेपरेट एंट्री नहीं करनी, इसको कंबाइन एंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर एंट्री ये बनेगी NIL डेबिट, यहां से ये डेबिट उठाया, यहां से ये डेबिट लूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इसके बाद यहां से सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर आप अलग-अलग एंट्री करोगे ना पहली एंट्री इक्वल आएगी ना दूसरी एंट्री इक्वल आएगी, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम इसको कंबाइन एंट्री यूज करते हैं। तो दो कंडीशंस मैं बता रहा हूं। इफ इन अ क्वेश्चन नो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, मैं सिर्फ अनगारंटीड की बात कर रहा हूं। इफ नो अनगारंटीड वैल्यू इज गिवन तो आप सेपरेट एंट्री कर सकते हो, बट इफ इन अ क्वेश्चन अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, ऑलवेज यूज द कंबाइन एंट्री इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंट्री। ठीक है। आखिरी चीज इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, IDC, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इससे पहले जितना भी हम ट्रीटमेंट पढ़ते आए हैं, चाहे वो लेसर अकाउंटिंग हो या लेसी अकाउंटिंग हो, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का एक ही रूल पढ़ा था हमने, और वो ये था कि इट इज अ पार्ट ऑफ लीज रिसीवेबल एंड लीज पेएबल। डीलर लेसर के केस में IDC शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। मसलन अभी मैंने आज आपके सामने एक एग्जांपल की इसको स्टार्ट करने से पहले, और इस एग्जांपल में मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आपको अभी हमने राइट ऑफ यूज एसेट कैलकुलेट किया, तो राइट ऑफ यूज एसेट कैलकुलेट करते वक्त जो IDC थी वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हुई है, वो कैपिटलाइज हुई है इन अदर वर्ड्स। ठीक है। तो लेकिन जब डीलर लेसर का केस आएगा ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, इट शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दोगे। ठीक है। तो ये अभी मैंने एक थोड़ी सी सिचुएशन आपके सामने रखी डीलर लेसर में। हाँ, जो सब्सिक्वेंट है, ये तो इनिशियल आ गया ना ट्रीटमेंट, इनिशियल। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिफरेंट, इट्स सिमिलर टू द लीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसमें जरा सा भी फर्क नहीं होगा, यानी फ्यूचर में उसी तरह होगा हर साल के एंड पर कि आप फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्नाइज करोगे, फाइनेंस इनकम क्योंकि लेसर है, आप फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज होगी, वही वर्डिंग कि लीज रिसीवेबल या NIL शैल बी इंक्रीज बाय द फाइनेंस इनकम कैलकुलेटेड अंडर द कैलकुलेटेड बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड एज स्पेसिफाइड इन IFRS 9। नंबर 2, इट शैल बी डिक्रीज बाय रेंटल रिसीव्ड। जैसे रेंट रिसीव करोगे आपका NIL कम होगा, फाइनेंस इनकम से NIL बढ़ेगा। तो ये एक रूटीन में हमारी उसी तरह एंट्रीज होनी है जिस तरह पहले होती रही हैं, सिर्फ फर्क ये है कि इनिशियल एंट्रीज जो है वो चेंज होंगी। जहां तक स्केड्यूल का ताल्लुक है वो भी सेम बनेगा, आपकी एंट्रीज भी सेम होंगी। तो जरा इस चीज को आपने अकाउंट फॉर करना है, और बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा मुझसे पहले। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका कौन सा कोई टॉपिक कितने हो चुके हैं हमारे, क्योंकि मैंने टेस्ट भी रखना है ना नेक्स्ट वीक में। टेस्ट कब रख लूं? सर IFRS 8 हुआ हम IFRS IS 21, IFRS 8, IS 21 और IFRS 16 भी चल रहा है ना। IS, अच्छा IS 21 और IS 8, IFRS 8 ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों का मैं टेस्ट रख रहा हूँ, कब रख लूँ टेस्ट बताइएगा आप, डेट जैसे आप कहोगे। वेडनेसडे को, ठीक है? वेडनेसडे को टेस्ट होगा, और टेस्ट का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट आपका क्लास में होगा। ठीक है, जिस तरह पहले लेता था उस तरह नहीं, अब मैंने ज़रा इफेक्टिवली टेस्ट लेने। अब आपने जैसे क्लास शुरू हुई तो मैं टेस्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसी वक्त बैठ के करेंगे मेरे सामने ऑनलाइन बैठकर।
ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बैठकर आप पेपर करोगे और मैं किसी का भी जो है वो वीडियो ऑन करवा सकता हूँ चेक करने के लिए, राइट। तो आपने ये सारा टेस्ट देना है, उसके बाद जैसे टाइम क्लास का ख़त्म होगा, जो भी टाइम होगा उसी वक्त आप मुझे वो सबमिट करोगे। तो ये टेस्ट इस तरह मैंने लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। मैं जरा अटेंडेंस मार्क कर लूँ। वेडनेसडे को नोट डाउन कर लीजिएगा टेस्ट IAS 21 और